कक्षा 7 मकरंद और ये चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। तो आज इसको पढ़ाता हूँ। ध्यानपूर्वक सामने में किताब रखिए और देखिए। मैं बिल्कुल हट्टा कट्ठा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कर सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा रहता। यह आत्मकहानी है। यह न तो था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढवाजी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय में आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। अब देखिए, ये अंतिम लाइन है कि मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। इस लाइन को समझिए, अर्थात हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह बीमार हो जाता है तो शैय्या पर पड़ा मन उसका दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका मन अब चंचल नहीं रह पाता, उदास हो जाता और मन में आकांक्षा बनी रहती है कि काश कोई व्यक्ति आके मेरे पास पल 2 पल बैठ जाता। और उसी क्रम में जब कोई आकर के पल 2 पल बैठता है और हाल समाचार पूछता है, तो जब तक वह व्यक्ति बैठा है ऐसा महसूस होता है रोगी को कि अंदर से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? दुख बांटा जा रहा है दोस्तों के द्वारा। यही कारण है कि एक प्रकार की दवा होती है सेवा शुश्रूषा के रूप में, बोलचाल के रूप में, उत्तम विचार पकड़ने के रूप में। यह भी एक प्रकार का दवाई का काम करता है, जिससे रोगी का मन मिजाज चंचल होता है, प्रसन्नता आती है और बीमारी जगता है। आगे देखिए। एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को भी भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख न लगी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है कि मेरे आने में देरी हो, मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूड़ियाँ थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाजार का रसगुल्ला आया है, रस तो होगा ही। कल तक संभव है कुछ खट्टा भी हो जाए। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की 1 शीशी सदा मेरे पास रहती थी। परंतु तुरंत उसकी कुछ बूंद मैंने ले ली, दोबारा दवा पी, तिबारा पी। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ?
बोलिए। ऐसा इसीलिए हुआ कि हमेशा भोजन संतुलित ही करना चाहिए, और संतुलित भोजन खाने से यही सब गड़बड़ी होती है, तबीयत बिगड़ने की आशंका रहती है। इसलिए सारे लोग एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि भोजन संतुलित मात्रा में ही करें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इनको मिठाई देख के मन मचल पड़ा, कुछ और कुड़ियाँ भी आ गई थी, इसको देखकर मन मचल गया और इन्होंने उसको ताबड़तोड़ अंदर में डाल दिया, और उसी का नतीजा था कि सवेरा होते होते इनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। प्यारे बच्चों, ऐसी गलती आप न करें। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, वे एक ईके पर तशरीफ लाए। सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के बैलेटों में से एक हैं। ऐसे सूट वालों का ईके पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल आना। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले जवान दिखलाइए। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुलाना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी न पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी आरम्भ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेकर के आता। किसी ने कहा अभी कुछ नहीं, हिंग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो खाने के लिए, सिवाय जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई है जो लोगों ने न बताई हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह के पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहानाथ कातर को बुलाने की सलाह दी। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोस्त नहीं है, यह मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि गर्म पानी लाइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई पहुँच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ हटकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कहा नहीं जा सकता, पर दर्द में कभी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीरा रफू चक्कर। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चौहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया तो उन्होंने धन्यवाद देने के लिए मैं उनके घर गया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यशाली है, अगर 6
अभी कुछ दिन दवा और पी। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फर्क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिसका नाम साधारण क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं कि ये मर्ज सब डॉक्टरों के मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी एक सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्दों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी ज्योति हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हुआ है। डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत आदमी दौड़ाया गया। इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मैं हवाई जहाज के पंखे को तेजी से सामान करवटे बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, अब किसको बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न कोई की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए और कौन कौन से पास। आप तो जानते हैं कि घर में जब किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सारे घर वाले चिंतित हो जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं पाता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कौन सी दवा दिलाऊं, किस डॉक्टर को बुला के लाऊं जिससे मेरे बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए। ऐसी स्थिति में उनके शुभचिंतक, आप सबों को शुभचिंतक होंगे, सब आते हैं, अपना अपना राय विचार देते हैं। ऐसे करो तो ठीक होगा, वैसे करो तो ठीक होगा, और इस तरह से अपना अपना विचार देकर लोग चले जाते हैं। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदीप शास्त्री जी को बुलाने की बात तय। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गया परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का कोई पता चला। एक ओर दर्द बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। कोई आधे घंटे के बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूट के नाम पर केवल जनेऊ था। उनका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की बोले वायु का प्रकोप है। यह फिर से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंख में जा पहुंची है। ये वैद्य जी का सवाल है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इस कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या कर रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छिपा रही थी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपने का एक दोस्त को ले आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सौसूत्र के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा कि देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। उन्होंने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई। 2 दिन दवा दी गई। कभी कभी दर्द तो कम हो जाता था पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था। चारपाई पर पड़ाने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग अधिक चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम
अथवा वैद्य जी को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखाई लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी पहने हुई थी। पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा वह भी हो सकता था कि ढीली मोड़ी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ सुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार है, अब यह जिंदगी आपके हाथों में। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसे गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखलाइए। खुदा बख्श करीम ने चाहा तो आनंद फानंद में दर्द रफ चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ ही दुआ है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ हम लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ रहती है। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था लखनऊ जाओ, कोई कहता था एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा कि यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितना शीघ्रता से लाभ होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सक ने कहा, आप गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़ी लिखा रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसी खरी, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं, क्या चुड़ैल मुझसे भी बढ़ है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा कि तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें हर्जी क्या है? मेरे दर्द को किसी विशेष प्रकार की कमी न हो। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब अपना पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकी, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन है, सब तैयारियां हो चुकी थी। इतने ही में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान ले आए। उन्होंने देखा और कहा, जरा मुँह तो देखो। मैंने कहा, मुँह जीभ जो चाहे देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया, ऐसी हंसी केवल तो इस सम्मेलन में बेढंगी करता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं कि तुम्हें पीलिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा लीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो करने में कुछ कठिनाई नहीं हुई होगी, वो यह दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा, मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। श्रीमती जी बोली कि सब कुछ फिजूल है, खाना ठीक से खाओ,
15 दिन में ठीक हो जाओगे। संतुलित आहार खाने से सेहत जल्दी अच्छी हो जाएगी। सच में यह पौष्टिक और संतुलित आहार ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो आपने देखा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कितने डॉक्टर आए, वैद्य आए ना, और सबों ने अपनी अपनी राय दी। कोई कहे कि पेट पर गीली मिट्टी लगा के धूप में रहो, कोई कहे होम्योपैथिक दवा लो, किसी ने कहा किसी मनहूस का इस पर प्रभाव है, किसी ने कहा कि बात और पित्त का शिकायत है, किसी ने कहा कि दांत में पीड़िया हो गई है जिसके कारण इसके अंदर ये जहर फैल रहा है। और इस प्रकार अंततोगत्वा सारे नीम हकीम जब फेल हो गए तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, सबका एक ही उपाय है कि तुम संतुलित भोजन 15 दिनों तक करो, तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। और अंत में जो मरता क्या नहीं करता, माँ की बात सुनकर वह संतुलित भोजन लेने लगा और 15 दिनों में वह स्वस्थ हो